फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान लोग, एग्जीक्यूटिव्स, पुराने अहदेदार, न्यूली इलेक्टेड लोग जो अब क़यादत संभालेंगे, आप सबको खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस बात की खुशी है और मुबारकबाद मैंने सबको दी जिन्होंने एजाज़ हासिल किया, अवार्ड हासिल किया। यह आप लोगों की कामयाबी है और ये सिर्फ एक छोटा सा रिकग्निशन होता है कि आपकी कम्युनिटी आपको एक एजाज़ देती है आपके काम के ऊपर, और ये दूसरे नए आने वाले लोग, नौजवानों के लिए भी एक मशल बनती है, रहनुमाई होती है कि वो भी ये हासिल करें। आप मेहनत कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं, और फैसलाबाद शहर के अंदर जब मैं पिछली मरतबा ही गया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस माना करके कि बहुत ही डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, लोग भी हैं, मस्बत बात करते हैं और बाकायदा अपनी लिस्टें भी रखते हैं साथ साथ कि किस सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो दिलानी है। और भी ये जो वक्त आया इसकी बड़ी अहमियत है। यानी एक पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की आप लोगों ने निशानदही की वो ये थी कि शायद स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा नहीं किया गया, तो दानिस्ता नादानिस्ता भी बातें हो जाती हैं। लोग ख़ुद, हम और आप उसमें इस बात के मुजरिम हम सभी हैं कि हम अपनी अक़ल को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरों से मशवरों की ज़रूरत नहीं। मगर तारीख़ हमेशा बताती रही है, अल्लाह ताला हुक्म देता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का हुक्म देते रहे कि मुशावरत करो। कोई ओपिनियन कहीं से मिलेगा, कोई कहीं से मिलेगा, हर एक के दिमाग के अंदर अपने तजुर्बे की बुनियाद पर वो ख़ुद निशानदही करेगा कि क्या चीज़ अहमियत रखती है। हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो लोगों को और बातों को खानों में रखते जाते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जिन चीज़ों से हम ज़्यादा मुतासर होते हैं ख़ुद ज़ाती तौर पर, दूसरा मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुतासर होता है। अंदाज़ गुफ्तगू बदल जाता है। अंदाज़ गुफ्तगू फिर इस तरह का भी आ जाता है कि काम करने के लिए आप बात अपनी पूरी करेंगे मगर अखलाक के दायरे में रहते हुए। ये हम सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, अपने बच्चों को यही तालीम देते रहते हैं कि देखो मेरा और आपका ताल्लुक़ हमारी ज़बान से है कि हम क्या कह रहे हैं, हम और हमारे अमल से है कि हम क्या कर रहे हैं, और तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं। और ये ताल्लुक़ भी जब हम मर जाएंगे तो ये ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाएगा और वो अमानतें हम अगली नस्ल के लिए छोड़ जाएंगे कि तुम भी इसी तरह से काम करो। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि माशाअल्लाह फैसलाबाद के मेंबरान तकरीबन 7,000 हैं, जिसमें से 6,000 मेंबर्स हैं और 1,000 कॉरपोरेट मेंबर्स हैं। और आपने यहाँ पर आकर एक बड़ी अच्छी ये बात कही कि पिछले साल जब मैं आपके पास गया था तो बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें भी थीं। लोगों को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है, और एक अलार्मिस्ट कैफियत है जो ज़्यादा टीवी देखने से दिमाग के अंदर बैठ जाती है। उसके अंदर ये कि हर वक्त मेरे मुल्क की और मेरी खामियों का जिक्र ही होता रहता है। कोई अच्छी बात बड़ी मुश्किल से जगह पाती है और वो सिर्फ इसलिए पाती है कि वो सोचते होंगे कि सिर्फ बुराई करने के साथ साथ कोई चाशनी अच्छाई की भी डाल दो तो शायद लोग सारी बुराइयां समझ जाएं। मगर मुल्क के अंदर बहुत कुछ अच्छी बातें हुई। अच्छा, ये तो एक तो ये कैफियत हो सकती है कि आप ये सोचें कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, उसी का प्राइम मिनिस्टर है, उसी का सदर है, तो लिहाजा मैं उस तरफ टिल्ट करूं। मगर मैं जब देखता हूं माज़ी करीब के अंदर, और मेरा माज़ी करीब तो कम से कम तहरीक इंसाफ के साथ 24 साल का भी माज़ी करीब है, कि जब से हमने ये देखा कि किन चीज़ों ने मुल्क को ख़राब किया, तो दो चीज़ें बड़ी साफ़ साफ़ उभर कर आती हैं। एक बददियानती, जिसको करप्शन कह लीजिए, और एक गलत फ़ैसले। अगर दोनों चीज़ों के एतबार से कोई बैलेंस भी होता तो समझ में आता दोनों चीज़ें पूरे उरूज पर रहीं। गलत फ़ैसलों के एतबार से जो मुशावरत अब इस हुकूमत के दौरान है, मैं समझता हूँ कि अच्छे फ़ैसलों की तरफ ये बहुत बड़ा रास्ता है कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल मुशावरत रहे। यहाँ मियाँ असलम इकबाल तशरीफ़ फरमा है,
और इनकी आपने भी तारीफ़ की कि जी जब आप राब्ता करें तो राब्ता भी हो जाता है, जो मसाइल हैं वो हल हो जाते, नहीं होने वाले मसाइल नहीं हल हो सकते, मगर सुने तो प्रायोरिटी तो रहे। अगर इस साल नहीं हल होंगे तो अगले साल वो आपके और हमारे कैलेंडर के अंदर मौजूद होंगे और टू डू लिस्ट के अंदर मौजूद होंगे कि ये हमने करना है। तो ये सबसे बड़ा और अच्छा काम है कि मुशावरत की बुनियाद पर फैसले होते रहें। और मैं समझता हूँ ये हुकूमत, मैं और आप ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कौमें तरक्की इसी अंदाज से करती हैं कि जब वो अपनी कौम को लेकर साथ चलें। मगर एक चीज़ का मैं यहाँ ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जिस बात का ज़िक्र है और जिस बात के अंदर मैं भी मास्क पहने हुए बैठा हूँ और आप लोग भी, बहुत सारी कैफियत ऐसी होती हैं जिसके अंदर इस कोविड ने दुनिया को बहुत सारे मामलात के अंदर हराया। मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कितनी तब्दीली आएगी कोविड की वजह से। मईशतें तबाह हो गईं, जिनका जीडीपी कम हो गया। तो ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर एहसान है, मगर किसी वजह से तो होगा ना। क्या वजह हो सकती है? सही फैसला किया होगा चीज़ों के मुताबिक, वो भी वजह है। फिर ये कि आप सब लोगों ने मिलकर, हुकूमत ने एक बहुत बड़ा काम किया कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सोच लिया कि गरीब मज़दूर भूखा नहीं रहेगा, लिहाजा इंडस्ट्री और कारोबार बिल्कुल बंद हम नहीं करेंगे। ये फ़ैसला बड़ा अहम था। टारगेटेड लॉकडाउन करना शुरू किया, स्मार्ट लॉकडाउन करना शुरू किया। ये साइंस तो हम ही ने, हमारी ही अकल से निकली होगी ना। किसी ने हमारी मदद नहीं की, कोई WHO से नहीं आया, कोई अमेरिका से नहीं आया कि जी हम तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या करो। ये तो आपने खुद किया। फिर जिस तरह से आपने गरीबों को एहसास किया और ख्याल किया, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इस बात को अहमियत शायद ना देते हों, मगर अल्लाह ताला की खुशनुदी के अंदर ये भी बात है कि उसकी मखलूक का अगर ख्याल किया जाए, जो हम और आप बचपन से ज़कात और खैरात के एतबार से सीखते आए हैं, तो अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों को पसंद भी करता है। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 1,69 ख़ानदानों तक 12,000 रुपये जो दिए गए, तो कम से कम 10 करोड़ लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि एक ख़ानदान में एक ही को मिला। फिर आपने इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी। फिर आप सब लोगों ने, सरकार ने पनाहगाहें खोली, आप लोगों ने अपनी जेबों में हाथ डाल डाल कर जनाब लोगों को खाना दिया, लोगों को राशन दिया, बड़ी मदद की, आप सब ने की। तो मैं समझता हूँ तारीफ़ के मुस्तहिक़ पूरी कौम है, जो कौम उस पर पूरी उतरी, जो अल्लाह ताला और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमों से चाहते हैं कि तुम गरीबों की मदद करो। तो कामयाबी इस वजह से भी हुई। फिर आपकी इबादत गाहें खुली रही, आप अल्लाह से भी लौ लगाए रखी आपने। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जिसको कभी आप मामूली मत समझिएगा। यह आपकी कौम की जीत है। मुझे याद नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी बात हुई हो जिसके अंदर हम ये फ़ख्र से कह सकें दुनिया से कि तुम हमसे सीख सकते हो। लिहाजा ये मामला ऐसा है कि जिससे, और उसके साथ साथ फिर क्या हुआ, मैंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की तो मैं प्राइम मिनिस्टर को ये कहता रहा वहाँ पर कि मैंने कहा कि कोविड के बावजूद आपकी मईशत बेहतर होती रही, कोविड के बावजूद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपने हैंडल किया, कोविड के बावजूद आपने ये किया कि अपनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कम नहीं होने दी या बराबर रखी, मगर इंपोर्ट्स को महदूद किया, किफ़ायत शारी का निज़ाम पैदा किया। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर कोई 17 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ गया, वरना ये नहीं पड़ता ना तो आप बाहर फिर हाथ फैलाए खड़े होते कि भाई 17 अरब डॉलर है, ये हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, हमें 17,000 डॉलर का और कर्ज़ा दो। तो आपने एक बोझ खुद भी कौम पर से हटा लिया, वरना ये कर्ज़े तो वापस करने पड़ते। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के हवाले से काबू में रहीं सारी चीज़ें। इसी तरह से कर्ज़ों का बोझ भी आप उतारते रहे। जो पिछले ज़मानों के कर्ज़े थे, उन कर्ज़ों का बोझ तो आपने उतारना ही है ना, तो वो भी आप उतारते रहे। और आपकी मईशत पर असर हुआ, मगर इतना नहीं हुआ। आपके यहाँ बीमारी हुई कोविड की, मगर इतनी नहीं हुई जितनी पड़ोस मुल्क के अंदर हुई। मिसाल के तौर पर एक ही नस्ल के लोग होंगे, एक ही जीन्स होंगी, मगर वहाँ पर लोगों की फ़िक्र नहीं की गई तो वो बढ़ता गया। तो ये आपकी जीत है।
एहसास प्रोग्राम जो आपने अपने दिलों के साथ भी चलाया, सरकार ने भी चलाया, आपने अपने दिलों के साथ भी चलाया, ये आपकी जीत है। और मैं समझता हूँ कि जब इतना आपको मौका मिल गया, अल्लाह ताला ने इतना आपको मौका दिया, दूसरी सप्लायर्स दुनिया के अंदर इन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, अल्लाह उनकी भी मुश्किलात हल करे, वो भी अल्लाह की मखलूक है, मगर आपको एक मौका मिला फैलने का। अच्छा, और मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि हमेशा हमारी और आपकी आदत होती है कि एक ही दुकान से जाकर चीज़ें ख़रीदते हैं, आदत पड़ जाती है, रास्ते में होती है, जो कुछ भी होती है, 10 दुकानें होंगी, एक की जगह थोड़ी सी वाक़फ़ियत शनासाई हो जाती है। तो आप जिन लोगों को आप चीज़ें सप्लाई करते थे वो भी शनासा थे दूसरे सप्लायर्स के साथ, मगर जब आप वहाँ पर कोई मुश्किलात पैदा हुई तो जब आपको मौका मिले उस दरवाज़े के अंदर घुसने का, अपनी शक्ल दिखाने का और सप्लाई करने का, तो लिहाजा ये रास्ते खुलते जाते हैं, इनके साथ मामला बढ़ता जाएगा। आपने ये फरमाया कि इतने ऑर्डर्स मिले हैं कुछ लोगों को कि जितने पहले कभी नहीं मिले थे। मैं ख़ुद जानता हूँ, मैं गारमेंट वालों को, टेक्सटाइल वालों को जानता हूँ कराची शहर में, जो ये कहते हैं कि जी इतने ऑर्डर्स हैं कि मैं भर नहीं सकता, मैंने एक फैक्ट्री जल्दी खोलनी है, जो कुछ भी हो, जितनी मुश्किल भी हो, मुझे मैंने एक फैक्ट्री 4, 5, 6 महीने में लगा देनी है, क्योंकि ऑर्डर्स इतने हैं। तो माशाल्लाह आपको रास्ते मिल गए, और ये रास्ते जितने इनोवेटिव फैसलाबाद के लोग हैं माशाल्लाह, मुझे यकीन है इस बात का कि वो रास्ते जब खुलेंगे तो वो रास्ते आपके लिए बढ़ते ही चले जाएंगे। आपने कुछ चीज़ों का और कुछ मसाइल का भी ज़िक्र किया, और मैं समझता हूँ कि वो कुछ चीज़ें मेरे भाई अमीन असलम इकबाल साहब भूल गए, और मुझे वो वाक़या याद आ गया कि हमारी पार्टी के अंदर एक बुज़ुर्ग रहनुमा थे जिनकी जमहूरियत के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ थीं, मिराज मोहम्मद ख़ान साहब, आपने नाम भी सुना होगा, वो सेक्रेटरी जनरल थे। तो वो ये कहते थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाओ, और असलम इकबाल साहब आपने उसी पर अमल किया, कहते थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाओ या कहीं कोई बात करनी हो जाओ, तो जो सबक याद करके गए हो ना वही करना, कोई सवाल हो तुम उसी सबक पर आना। तो जो सबक आपने याद किया हुआ था उसी पर सारा जिक्र हुआ। अच्छा मशवरा है वैसे वो जनरली, कि जो सबक याद करके जाओ हर सवाल को उधर ही मोड़ देना। अच्छा, आपने जिक्र किया, मिसाल के तौर पर 1-2 चीज़ें निकल गई वो एयरपोर्ट के हवाले से। तो मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान गया था, तो गिलगित के अंदर भी ये मसला है मिसाल के तौर पर कि बोइंग लैंड नहीं कर सकता, और उन्होंने ये कहा कि किसी तरह से उसकी स्ट्रिप को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अब हुआ ये देखो, अच्छे काम के साथ साथ मसाइल भी क्रिएट होते हैं। जो दियामिर बादशाह के हवाले से अरबों रुपए दिए गए लोगों को कंपनसेशन में, सब खुश हैं। अच्छा, वो जो अरबों रुपए दिए गए, लोगों ने गिलगित में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। अब नतीजा ये हुआ कि अगर स्ट्रिप बढ़ानी है तो बहुत ही महंगी है, मगर इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बात की है कि इस पर गौर करें कि उसके करीब कोई जगह मिल जाए जहाँ पर इतना महंगा ना हो। मुझे नहीं मालूम कि फैसलाबाद की क्या कैफियत है, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये मामला मैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के साथ भी इसको ब्रोच करूँगा। एक तो ये बात थी। दूसरी ये कि आपने ये फरमाया कि दोनों मोटरवेज़ के दरमियान कोई लिंक बन जाए, तो यकीनन ये पंजाब गवर्नमेंट इस प्रपोज़ल के ऊपर बात करे और फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये मामला ब्रोच किया जाए कि इस बात का इम्कान है जितनी लिंक्स आप बनाते हैं उन्हीं लिंक्स के ज़रिए कम से कम, चाहे वो आईटी लेवल पर हो, जो ताल्लुकात बनते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सड़कों की सूरत के अंदर वो मामलात को आप हल करेंगे, इसी तरह से हल होंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो बात भी प्रोब की जा सकती है, मगर उसकी शुरुआत कर लें आप। ठीक है जी। अच्छा जी, सरकार की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? जहाँ मैंने इस बात का जिक्र किया कि ताल्लुक़ कायम रहता है, तो इस्लामी शआर क्या है? वो ये है कि खुलाफाए राशिदीन ने भी और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने भी जिस चीज़ को अहमियत दी वो ये है कि अम्माल जो है, यानी जो गवर्नमेंट में हो, जो फ़ैसले करता हो, उसके लिए सबसे अहम बात है उस ज़माने के एतबार से कि दरवाज़ा खुला रखें। फिर मेरा ख़्याल ये कि खलीफा शायद हज़रत उमर की बात है, उनको कहीं से शिकायत आई किसी गवर्नर की कि जी उसका दरवाज़ा बंद होता है वग़ैरह, और मैं 1 घंटा बाहर बैठा रहा, तो उसको बाकायदा सिर्फ इस वजह से बुलाया कि तुम्हारा राब्ता लोगों के साथ क्यों नहीं है। तो उसने
कहा, और बड़ा मशहूर वाक़या है, उसने ये कहा कि जी मेरे पास सिर्फ एक जोड़ा कपड़ों का था, जिस अरसे में मैं धोकर उसको सुखा रहा था इतनी देर मेरा दरवाज़ा बंद था, वरना मेरा दरवाज़ा खुला रखता है। तो ये जो कैफियत है कि राब्ता हो सरकार का आप सब लोगों के साथ, हर एक के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम ये है कि जैसे ट्रैफिक नहीं संभालता हमारा कोई पुलिस वाला, वो ट्रैफिक ये संभालता है कि यहाँ रोको 1 मिनट के लिए, ये गाड़ियाँ निकल जाएं, यहाँ रोको, इस गाड़ियों को मुड़ने का मौका दो। तो सरकार वो रास्ते बनाता है जिसके अंदर आप अपना काम कर सकें और भिड़े नहीं, कहीं लड़ाई ना हो। वो उसूल उजागर भी करता है, उसके कानून भी बनाता है, और वो रास्ते। सरकार का काम फ्लूइडिटी का है। और सरकार का दूसरा काम क्या है, जो भी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जो टैक्स दे सकते हैं वो टैक्स दें, और उनसे टैक्स लेकर सरकार नीचे दे। और क्या करे, हर नस्ल को तालीम का यकसा मौका और सेहत का यकसा मौका दे। ये ना हो कि एक बड़े इंडस्ट्रीज, माशाल्लाह यहाँ सब इंडस्ट्रीज हैं, उनकी औलाद को पढ़ने का और सेहत की सहूलत मिल जाए, और जो आपके मुलाजिम हैं उनकी औलादों को वही सहूलत नहीं मैसर हो। तो सरकार टैक्स लेकर नीचे देती है, और जब इसके अंदर करप्शन हो तो बड़ा तकलीफ बन जाता है कि भाई हमने तो इस काम के लिए दिया था, ये करप्शन की नज़र हो गया। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी सिस्टम है कि ये एलिटिज़म ख़त्म होना चाहिए। एलिटिज़म इस वक्त दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, तालीम के अंदर भी और हर एतबार से बढ़ रहा है। यानी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि कई एक किताबें भी लिखी गई, और पिछले चंद सालों के सर्वेस के अंदर 2014 और 18 के दरमियान सबसे ज़्यादा एलिटिज़म, यानी ये कि एलीट के लिए कानून बनना और वेल्थ एक्यूमुलेशन होना, और सिर्फ ऊपर वेल्थ एक्यूमुलेशन होना, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हुआ। और पाकिस्तान उस तरफ नहीं जाएगा, चाहे सरमायाकारी के लिए ये करना ज़रूरी हो। ये हो नहीं सकता कि आप गरीब को पीस पीस कर ऊपर एलीट को नवाजते रहें, क्योंकि सारी कौम जब उठती है, औरतों समेत, उनकी भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, डिसेबल्ड लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। फ़िक्र करें, जितनी आप पनाहगाहों में जाते हैं, जब आप देखते हैं कि वो जो शख्स यहाँ आया, कोई नौकरी की तलाश में आया, उसको खाना मिल गया, कम से कम ये कैफियत आपने दूर कर दी कि जी कोई भूखा ना रहे, वो अपनी रोज़ी तलाश करता रहे। और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुलेगा। आप जब इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे तो आप मज़ीद रोज़ी फराहम करते रहेंगे। ये बेइंतहा ज़रूरी चीज़ें हैं कि इसके अंदर एलिटिज़म ना हो, और हर शख्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि उसकी औलाद तालीम पाए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि मेरिट पर उसको जॉब मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा काम। मगर ये कि आपने एक और बात ये की कि कम से कम आप लोगों की सरमायाकारी के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर पंजाब हुकूमत ने बड़ी तवज्जो दी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। इसके साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट, और स्किल्स डेवलपमेंट भी नैफ्टेक और टैफ्टा के ज़रिए होना चाहिए। कैसे? आपको शायद आपने ख़बर पढ़ी हो कि टेलीफोन अब पाकिस्तान में बनने शुरू हुए, स्मार्टफोन्स भी। अच्छा, असेंबल हो रहे हैं, फिर बनने भी लगेंगे। मगर एक बड़ी अजीब सी कैफियत हुई कि जिस इंडस्ट्री ने ये काम शुरू किया, उसने कहा जी 150 लोग हम चाइना से लेकर आएंगे। अब क्यों? यहाँ स्किल्स नहीं है, सिर्फ वो छोटा सा काम करने के लिए। उनको हमने लिंक किया नैफ्टेक के साथ, और उनके सारे जितने वो लोग सेलेक्ट कर लें पाकिस्तानी, 3-4 महीने में उनको स्किल्स दे देंगे। तो लिहाजा स्किल्स डेवलपमेंट साथ साथ बेइंतहा ज़रूरी है। आईटी के ऊपर आप लोग फोकस करें, अपनी औलाद को उस तरफ लगाएं। आईटी इंडस्ट्री, यानी देखो जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर भी तवज्जो दें। मेरी आपसे 2 दरख्वास्तें हैं, दूसरी दरख्वास्त इसके बाद करता हूँ। पहली दरख्वास्त ये है कि वैल्यू एडिशन के लिए रास्ते खोलें। आईटी सेक्टर ऐसा है कि जिसके अंदर बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और खुलती चली जाएंगी। जो लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन्वेस्टमेंट के एतबार से अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपने कर ही लिया होगा। बगैर इसके तो आजकल दुनिया में आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। मगर अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आईटी को बड़ी ज़रूर अहमियत दें। दूसरी दरख्वास्त आपसे एक और है बड़ी अहम। मैं ये समझता हूँ कि जो आपको दुनिया में मौका मिल रहा है एक बड़ी कौम बनने के लिए, मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि जो दुनिया को ये महसूस होना चाहिए, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की ब्रांडिंग के साथ साथ ब्रांडिंग भी आपको बेहतर करनी पड़ेगी। माशाल्लाह आप इतनी सारी एक्सपोर्ट करते हैं, कभी वो रीब्रांड होकर और वैल्यू ऐड होकर वो बहुत
ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं आप ही की बनाई हुई चीज़ से। तो एक तो अपनी ब्रांड को बेहतर करें, मेड इन पाकिस्तान वाली ब्रांड को। दूसरे ये कि जो मैं आपसे ज़ाती तौर पर दरख्वास्त कर रहा हूँ वो ये कि दुनिया के अंदर मुसलमान के एतबार से आपके ऊपर लोगों को ऐसा भरोसा हो कि कोई पाकिस्तानी जो है ताजिर दुनिया के साथ धोखा नहीं करेगा। ये रेपुटेशन बनाना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर ये रेपुटेशन आपने बना लिया, और कौमों के ऐसे रेपुटेशंस बने हुए हैं, यानी आप फोकस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ बने हुए हैं। और इस वक्त दुनिया की मोरालिटी का मयार जो है वो बहुत ही गिरा हुआ है। मोरालिटी से मेरी मुराद ये है कि उसूलों को कुर्बान करके जिस मुल्क के साथ तिजारत हो ज़्यादा हो उसको इग्नोर भी किया जाता है, चाहे वो कश्मीर के अंदर जितने भी मजालिम करे या फ़लस्तीन के अंदर जितने भी मजालिम करे। तो मैं समझता हूँ कि एक उभरती हुई कौम के लिए, आप लोगों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि अपनी अक़दार, अपने अखलाक और अपनी सच्चाई की मोहर आप लगाएं। अल्लाह ताला इतने रास्ते खोलेगा इस कौम के लिए। और आपने देख लिया कोविड इतनी बड़ी मिसाल है कि अल्लाह ताला ने आपकी मदद की है। इतने बड़े रास्ते खोलेगा कि अगर आप इस्लामी इक़दार और इस्लामी अखलाक की बुनियाद पर अपना कारोबार भी करते रहें, मुल्क भी तरक्की करेगा, बच्चे भी, उनकी भी तरबियत आप इसी माहौल के अंदर करेंगे। कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कौम के तौर पर उभरना शुरू हो जाए। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात। अस्सलाम वालेकुम।